हमारे प्रदेश के प्यारे किसान भाइयों बहनों को व अन्य दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज मैं हूं आपके साथ सुफल कौशल। हम आज चर्चा करने वाले हैं कुछ हिमाचल प्रदेश के लिए भोज्य एवं विधायन आलूओं की किस्मों के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर शैलेश सूद जी। शैलेश जी एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं CPRI में। शैलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे स्टूडियो में आने पर। तो शैलेश जी, जैसे हम जानते ही हैं हिमाचल में लगभग 1,50,000 टन के इसके आसपास कहीं ना कहीं हमारी उपज सालाना आलू की होती ही होती है। तो थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं, थोड़ा CPRI के बारे में बताएं कि क्या आप वहाँ कार्य करते हैं, क्या CPRI का कार्य रहता है। तो प्लीज़ माइक आपका है, थोड़ी सी चर्चा अब आपके साथ। धन्यवाद। मेरा नाम शैलेश सूद है और मैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद में कार्यरत हूँ, फसल सुधार विभाग में। और मेरा कार्य जो है पौध प्रजनन से रिलेटेड है, जिसमें कि हम आलू की नई नई किस्मों का विकास करते हैं। और हमारा संस्थान जो है वो विभिन्न पहलुओं पे शोध कार्य करता है, जैसे कि आलू की नई नई प्रजातियां विकसित करना, फिर आलू के उत्पाद के बारे में कार्य करना, आलू के भंडारण के ऊपर कार्य करना, आलू के कीट व बीमारियों के नियंत्रण में कार्य करना, आलू की और प्रौद्योगिकी पे कार्य करना, या फिर इसकी एग्रो टेक्नोलॉजी कैसे आलू को उगाया जाए उस पे कार्य करना। फिर इसके साथ ही विभिन्न प्रसार के जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें भी हमारा संस्थान कार्यरत है और कार्य कर रहा है पूरे भारत के किसानों के लिए। हिमाचल के किसानों के साथ साथ पूरे भारत के किसानों के लिए भी यहाँ कार्य होता है। जी, तो डॉक्टर सूद कितना टाइम आपको हो चुका है इस नौकरी में, शिमला में अगर मैं खासकर बात करूँ, क्योंकि जो हेडक्वार्टर है CPRI का वो शिमला ही है। देखिए, मैं आलू में तो मेरा कार्य पिछले 6 वर्षों से मैं आलू अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हूँ। इससे पहले भी मैं ICAR के एक दूसरे संस्थान में कार्यरत था, जहाँ मेरा कार्य जो था वो मिलेट्स के ऊपर था। तभी पिछले 6 वर्ष से मैं आलू के ऊपर कार्यरत हूँ और आलू में कार्य कर रहा हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे शो पर आए। तो एक छोटी सी जानकारी से हम शुरू करते हैं। हिमाचल के ऐसे कितने जलवायु वाले क्षेत्र हैं, पानी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे ये आलू उगाए जा सकते हैं, या आपके हिसाब से जहाँ उगने चाहिए, जहाँ अभी शायद ना उग रहे हों? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने शुरू में ही पूछा है। तो इसका मैं ये बताना चाहूँगा कि आलू के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यतः 3 क्षेत्र हमने बनाए हैं, जिसमें कि हम लेते हैं एक तो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र, मध्यम पहाड़ी क्षेत्र और निचले क्षेत्र। तो ऊपर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे आलू जो है मुख्यतः आपका गर्मियों के समय में लगाया जाता है, जिसमें कि हम बोलते हैं अप्रैल से लेके सितंबर तक आलू की फसल ली जाती है। उसी तरह से जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जनवरी फरवरी से लेके मई जून तक भी आलू की फसल ली जाती है, और दूसरी फसल वो सितंबर से लेके दिसंबर तक के माह में भी लेते हैं। और जो हमारे निचले क्षेत्र हैं, जिनको कि हम मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं, वहाँ पे आलू की मुख्य फसल जो है वो सर्दियों के दिनों में, जिसको कि हम अक्टूबर से फरवरी के मंथ में लिया जाता है। तो ये जो किस्में हैं जो हमने चर्चा की, जैसे हमारा टॉपिक ही है भोज्य एवं विधायन, तो ये क्या एक किस्मों में आता है कि ये एक बड़ा नज़रिया है इन्हें देखने का? हाँ, ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा, जैसे कि हमारा टॉपिक ही है भोज्य और विधायन आलू की किस्में। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि भोज्य आलू जो है, जो आलू हम अपने घर में इस्तेमाल के लिए लेते हैं, जो हम सब्जी बनाते हैं या विभिन्न सब्जियों में आलू को उपयोग करते हैं, वो हमारी भोज्य आलू की किस्में रहती हैं। और जो विधायन की किस्में हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स या प्रोसेसिंग किस्में, प्रोसेसिंग वैरायटीज़ बोलते हैं, वो की चिप्स और फ्रेंच फ्राइज़ या अन्य इस तरह के उत्पाद बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें हम विधायन की किस्में कहते हैं। तो जिस प्रकार से शैलेश जी आपने बताया कि अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग वैरायटीज़ हैं, तो ऐसे कौन से आलू हैं जो खासकर हमारे दर्शक जिसका लाभ उठा सकें हिमाचल के? तो वो कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं, किस्में हैं जो हम यहाँ उगा सकते हैं, हमारे दर्शक यहाँ उगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आलू की एक हमारी बहुत पुरानी किस्म है जो कि 1968 में
हमने बनाई थी, हमारे संस्थान द्वारा बनाई गई थी, जिसका नाम अभी तक किसान लेते रहते हैं। कुफरी ज्योति नाम की एक किस्म है। अभी भी किसानों के पास अगर हम जाएं तो उनको एक ही नाम याद है आलू की किस्मों के बारे में, और जिसका नाम है कुफरी ज्योति। तो इसके अलावा, लेकिन ये तो पुरानी प्रजाति है, अभी हमने उसके बाद कई किस्में आलू की पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बनाई हैं और मैदानी क्षेत्रों के लिए बनाई हैं। लेकिन मैं आपको प्रमुख किस्में जो कि हमारे हिमाचल के क्षेत्रों में लगाई जा सकती हैं, इसमें मैं बताऊंगा कुफरी हिमालयनी हमारी अभी प्रमुख है, कुफरी गिरधारी है, और एक हमारी नई प्रजाति है कुफरी करण, जो कि अभी रिसेंटली बनाई गई है। जिस प्रकार से आपने बताया कुफरी ज्योति, मैंने भी इसके बारे में काफ़ी सुना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता रहे हैं, थोड़ी पुरानी जाति है, तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये इतनी ज़्यादा इसकी चर्चा में क्यों है, क्यों लोग आज भी इसके बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं, थोड़ा सा। देखिए, ये जो आलू की प्रजाति है कुफरी ज्योति, ये जब 1968 में इसको रिलीज किया गया था या बनाया गया था और किसानों के लिए इसको आगे बढ़ाया गया था, तो इस प्रजाति का मुख्य जो बिंदु था वो इसकी रोग रोधक क्षमता थी, जिसको कि पिछेता झुलसा या लेट ब्लाइट हम एक रोग बोलते हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में आलू में बहुत आता है। तो उस रोग के लिए ये प्रजाति रोग रोधक थी जब ये बनाई गई थी। और इस आलू के जो कंद होते हैं, जो कि जिनको हम आलू बोलते हैं, वो बहुत ही सुंदर और बाहर से सफ़ेद रंग के या क्रीम कलर के रहते हैं, अंदर से इनका गुदा भी सफ़ेद रंग का होता है। और आलू जो है वो अंडाकार आकार के होते हैं और जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। दूसरा, इस प्रजाति की खासियत ये है कि इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे आप पहाड़ी क्षेत्रों में लगाओ, चाहे मैदानी क्षेत्रों में लगाओ, ये कहीं भी अच्छी उपज दे जाती है। और दूसरा, इसकी एक और खासियत है कि इसकी जो पकने की अवधि है वो मध्यम अवधि, या हम इसको अर्ली भी बोल सकते हैं, कि बहुत जल्दी ये आलू की पैदावार देती है। अगर तो इसी वजह से ये प्रजाति जो है अभी तक किसानों में फेमस है। माफ़ कीजिएगा, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि क्या इतना कोई टेम्परेचर रहता है कि हिमाचल में कई ऐसे जगहें हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, मान लीजिए आप ऊना की तरफ चले जाइए या लेह लद्दाख की तरफ आप उस तरफ चले जाइए, तो वो काफ़ी एक वेरिएंस है किन्नौर साइड, तो वहाँ भी क्या आलू उगाए जा सकते हैं? ये देखिए, बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया, जब हमने भौगोलिक क्षेत्रों की बात की या आलू के लिए जो जलवायु प्रयुक्त है उसकी बात की, तो मैंने बताया कि हमने आलू के हिसाब से क्षेत्रों को डिवाइड किया है। एक ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और निचले क्षेत्र। तो जैसे आपने बात की ऊना की या किन्नौर की, हाँ जरूर, हम ऊना के लिए हमारे पास अलग प्रजातियां हैं जो कि उनका लगाने का समय भी अलग है, और किन्नौर के लिए हमारे पास अलग प्रजातियां हैं जिनका लगाने का समय अलग है। तो क्या ये कुफरी ज्योति वहाँ उगाई जा सकती है? बिल्कुल, कुफरी ज्योति को मैंने पहले भी बताया कि कुफरी ज्योति प्रजाति जो है वो हर कहीं लगती है, कहीं भी इसको लगाया जा सकता है और किसान इसको अभी भी लगाते हैं। हमारे किसान भाई थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको पता हो ना पता हो, किंतु ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं डॉक्टर सूद जो कि हमारे दर्शक काफ़ी इसका लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो उसी प्रकार से एक कुफरी करण भी एक वैरायटी है जो CPRI ने ही जिसको नाम दिया है, जो भारत में कई जगह ये उगाई जाती है। तो क्या हिमाचल में भी इसकी उपज पॉसिबल है? क्या हिमाचल में भी ये उगाई जा सकती है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हमने कहा कुफरी ज्योति, लेकिन अब मैं बताऊंगा कुफरी ज्योति पुरानी प्रजाति है, तो हम उसको अब रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास उससे अच्छी प्रजातियां, जैसे मैंने नाम लिए, कुफरी हिमालयनी, कुफरी गिरधारी, कुफरी करण, तो हम तो ये किसानों को सलाह देंगे कि आप नई प्रजातियों की तरफ जाएं, क्योंकि अब जो कुफरी ज्योति है, जहाँ पे पिछेता झुलसा की बीमारी ज़्यादा आती है, जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे कुफरी ज्योति अब सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर पिछेता झुलसा की बीमारी उनके खेत में आ जाएगी तो उनको आलू की उपज जो है वो, अगर उन्होंने कुफरी ज्योति वैरायटी लगाई होगी तो उपज उनको नहीं मिलेगी। जैसा कि आपने कुफरी करण के बारे में बोला, ये हमारी नई प्रजाति है, अभी तक इसके बीज का वितरण होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रजाति के जो ट्रायल हमने किसानों के खेतों में किए हैं, यहाँ पे हिमाचल में भी किए हैं और बाहर भी किए हैं, तो इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं और शीघ्र ही इसका बीज जो है वो किसानों के लिए उपलब्ध होगा। तो इन किस्मों में क्या क्या ऐसे गुण रहते हैं? कैसे कोई मान लीजिए किसान भाई बहन कोई देख रहे हो तो वो कैसे चुनाव करें कि उन्हें कौन सी प्रजाति का बीज लेना है? क्या वो अपनी सॉइल टेस्टिंग पहले करवाएं
या वो पहले, या वो सीधा जाकर वो बीज खरीद के उसे उगा सकते हैं? देखिए, सॉइल टेस्टिंग का जो आपने बताया वो तो अलग चीज के लिए है जी। वो अगर उनको कितना उसमें फर्टिलाइजर डालना है या किस तरह की उनकी मिट्टी है वो चेक करना है, तो वहां पे वो अच्छा उनके लिए रहेगा। जहां तक प्रजातियों को के चुनाव की बात है, तो प्रजातियों का चुनाव जो है वो क्षेत्र के हिसाब से, या जहां प्रजाति जिस क्षेत्र के लिए हमने रिकमेंड की है उसके हिसाब से उनको चुनाव करना है। और जैसा कि हमारा ये रहता है कि हमने वो भोज्य आलू के लिए है या विधायन आलू के लिए है, तो उसके जो गुण हैं वो हम तय करते हैं कि हमने जब प्रजाति बनानी है, तो अगर हम विधायन के लिए प्रजाति का विकास कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भोज्य आलू है उनका काम होता है सब्जी में आलू, जब हम घर के लिए लेके जाते हैं सब्जी बनाते हैं या और तरह के पदार्थ जो हम घर के अंदर बनाते हैं, वो तो हो गया भोज्य आलू। और जो विधायन आलू है वो जाता है इंडस्ट्री के पास, जहाँ की उसके चिप्स बनते हैं और साथ में आपके फ्रेंच फ्राइज बनते हैं या इसी तरह के अन्य उत्पाद में उनका उपयोग किया जाता है। तो जो विधायन के लिए आलू होता है उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा जो है वो 20% से अधिक हम रखते हैं। साथ में जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं या जो मिठास हम बोलते हैं वो उपयुक्त है 0.1%, लेकिन 0.2% तक भी हम उसको ले लेते हैं, तब तक भी वो उपयुक्त है। साथ ही जो आलू हैं वो समान आकार के होने चाहिए जब हम प्रोसेसिंग के लिए या विधायन के लिए आलू की प्रजाति का विकास कर रहे हैं। तो ये 3 गुण हैं जिनको हम मुख्यतः देखते और आगे चर्चा इन्हीं 3 गुणों के बारे में होगी। थोड़ा थोड़ा हम दोनों के बारे में बताएंगे। आपने बताया शुष्क पदार्थ के बारे में कि अगर शुष्क पदार्थ जो है वो अधिक हुआ तो वो भी एक बुरी बात है, तो उसे कैसे हम काबू में कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, कैसे उसकी जो मात्रा है वो कम रख सकते हैं? देखिए, शुष्क पदार्थ अगर कम होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हमारे भोज्य आलू की वो किस्म है वहां पे शुष्क पदार्थ कम है तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम वही प्रजाति विधायन के लिए उपयोग में लाने वाले हैं तो हमारा जो शुष्क पदार्थ की मात्रा है वो हम 20% से ऊपर रखते हैं। और 20% से ऊपर इसलिए रखा जाता है ताकि जब हम उसकी तलाई करें या चिप्स बनाएंगे या फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो वहाँ पे तेल की कंजप्शन जो है वो कम होगी और जो फ्राइज या चिप्स बनेंगे वो तलने में सुविधा होगी, जिसे कहते हैं वो करकरारे ज्यादा रहेंगे, फ्रेश ज्यादा देर तक रहेंगे। पानी अगर ज्यादा होगा तो आपका तलाई में मुश्किल करेगा तो इसीलिए शुष्क पदार्थ ज्यादा होगा तो तलाई अच्छी होगी और हमारे चिप्स भी अच्छे बनेंगे। और रिड्यूसिंग शुगर की भी आपने थोड़ी सी बात हमें बताई, तो विधायन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, रिड्यूसिंग शुगर जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो हमारे जो चिप्स बनेंगे या जो फ्रेंच फ्राइज बनेंगे हमारे वो भूरे या हल्के काले रंग के होते जाएंगे और साथ में वो कड़वे होते जाएंगे जो कि खाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए अगर आपके रिड्यूसिंग शुगर्स कम होंगे तो हमारे चिप्स का जो रंग है वो हल्का रहेगा, हल्का पीला या क्रीम कलर का रहेगा, जो देखने में भी अच्छा रहेगा, खाने में भी आमतौर पे कई बार ऐसा देखा गया है, आप एक चिप्स का पैकेट आप खोलते हैं, कई बार स्वाद वो नहीं आता है, कई बार फ्लेवर वो नहीं आता है, जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा कड़वा वो खाने में लगता है, तो यही उसका कारण है सबसे बड़ा। देखिए, कई तरह के चिप्स आपको मार्केट में मिलेंगे, फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, चिप्स मिलेंगे। आप कभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार चिप्स का रंग जो होता है वो थोड़ा सा काला होता है, साइड से काला होता है या बीच से काला होता है। इससे ये पता चलता है कि उसमें कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग शुगर जो है वो कन्वर्जन हो गई थी, ज़्यादा हो गए थे और उसी वजह से वो रंग काला पड़ गया था। और अगर आप तोड़ के उसी जगह से चिप्स को खाएंगे तो वो हल्का सा आपको कड़वा भी लगेगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें जैसे चिप्स जाते हैं तो उस आलू का भी एक कलर होता है जिसके वो प्रोसेसिंग के लिए वो चिप्स जाते हैं? नहीं, देखिए, इसमें ज़्यादा रोल जो है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर्स का है। जैसे ही शुगर्स में कन्वर्जन होगी, अगर शुगर की मात्रा जैसे मैंने पहले भी बताया 0.1% जो है वो तो उपयुक्त है, लेकिन 0.2% के नीचे हम उनको रखते हैं। तो 0.2% से नीचे है तो आपके चिप्स का रंग जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, वो गाढ़ा नहीं होगा, मतलब भूरा या काला नहीं होगा। ये काफ़ी बड़ी एक इंडस्ट्री है। अगर हम उद्योग की बात करें, अगर हम स्पेशली जो ये चिप्स की इंडस्ट्री है तो काफ़ी चिप्स हैं ऐसे
जो हम फ्रेंच फ्राइज भी हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाते हैं वो भी यहीं से ही शायद बनते हैं, और वो अगर हम एक भुजे आलू से हम वो बनाएं तो क्या वो स्वाद वही आएगा कि उसमें कुछ अंतर आएगा? देखिए, बात वही आ गई कि जो भुजे आलू है उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कम रहती है, लेकिन चलो मान लीजिए कि उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा अगर अधिक भी है लेकिन उसमें जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो ज्यादा हैं, तब भी आपको चिप्स में वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कई बार आप देखेंगे कि मार्केट से आप फ्रेंच फ्राइज लीजिए, देखिए फ्रेंच फ्राइज तो लोग यहाँ वैसे भी आमतौर पे बेचते हैं, तो आप देखिए फ्रेंच फ्राइज कुछ काली हो जाती हैं कई बार जी, किसी तरफ से काली, बीच से काली, ऊपर से काली, इस तरह से कई बार फ्रेंच फ्राइज मिलती हैं। तो वो उसका कारण यही है कि अगर आपने गलत आलू का इस्तेमाल उसमें किया तो वो खराब होगा ही होगा। बिल्कुल, वो आपको उस तरह की क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो जैसे मतलब हम बात करें कि जो ये किस्में हैं तो काफ़ी किस्में ऐसी हैं जो फॉरेन की हैं, विदेशी कंट्रियों से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में। तो भारत की हमारी कौन सी ऐसी किस्में हैं, क्या वो फॉरेन की किस्म, विदेशी किस्मों से अच्छी हैं तो कैसे अच्छी हैं? देखिए, हमारे पास जो विधायन की किस्में हैं, हिमाचल के अगर हम ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो हमारे यहाँ कुफरी हिमसोना नाम से एक प्रजाति है जिसको विकसित किया गया था। हालांकि विधायन का बहुत ज़्यादा एरिया हिमाचल में नहीं है, मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा एरिया विधायन में है। तो जो हमारे निचले क्षेत्र हैं वहाँ पे हमारी कुफरी चिप्सोना के नाम की प्रजातियाँ हैं। कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 4, अभी एक नई प्रजाति थोड़े टाइम पहले ही हमने विकसित की है, कुफरी चिप्सोना 5। और इसी तरह से फ्रेंच फ्राइज के लिए कुफरी फ्राइसोना है, कुफरी फ्राइओम है, और अभी और प्रजातियों पे भी कार्य चल रहा है। तो ये सारी प्रजातियां जो हैं मैदानी क्षेत्रों में लग सकती हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो आलू का अवधि होती है फसल की वो वैसे लंबी रहती है, तो वहाँ पे कई बार अगर आप देखेंगे तो वो कुफरी ज्योति और जो कुफरी चंद्रमुखी के आलू हैं उनको भी विधायन के लिए इस्तेमाल करते हैं। घरों में भी चिप्स बनाते हैं, लेकिन कुफरी ज्योति और कुफरी चंद्रमुखी से ही ये आज मुझे भी थोड़ा सा पता लगा है, क्योंकि हम शायद यही गलती हमेशा से करते आए हैं अपने घर में। तो जैसे बात की आपने कुफरी की, तो कुफरी एक हिमाचल का एक हिल स्टेशन भी माना गया है, और मैं जब थोड़ा सा शोध कर रहा था हमारी इस चर्चा से पहले, तो दर्शकों मैंने काफ़ी जगह ये नाम पढ़ा कि कुफरी की किस्म, कुफरी का आलू, कुफरी। तो ये कुफरी नाम कहाँ से आया? ये क्या ये कुफरी जगह से आया है? ये कहाँ से ये नाम पड़ा है? ये देखिए, ये आपने मतलब बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम बहुत जगह इस चीज़ को हमने लिखा भी है, किताबों में भी लिखा है कि जो कुफरी हमारा स्टेशन है जहाँ पे पौध प्रजनन का, आलू के प्रजनन का कार्य शुरू हुआ था, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है जिसकी फ्लावरिंग जो है वो ऐसे क्षेत्रों में आती है जहां दिन लंबे हों। ठीक है, तो गर्मियों के दिनों में आलू की फसल यहाँ पे ली जाती है, साथ में जो यहाँ का क्लाइमेट, टेम्परेचर जो है वो भी ठंडा रहना चाहिए। तो ऐसी जगह पे ही आलू की प्रजातियां या आलू के जो हमारे ये रहते हैं डिफरेंट क्लोन्स, वो फ्लावर करते हैं। तो इसीलिए सारा कार्यक्रम जो प्रजातियों को विकास करने का था वो कुफरी से ही इंडिया में, भारतवर्ष में शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए पुराने समय से ही, जब से ये संस्थान बना तब से ये हमारे जो डायरेक्टर, निदेशक थे पुराने, उन्होंने ये रखा कि जब तक हमारी प्रजातियां निकलती रहेंगी इनमें जो पहला नाम है वो कुफरी ही रहेगा। तो जो भी जो है वो हर प्रजाति में हमारी कुफरी तो है। जो भी यहाँ से आप क्योंकि आप शोध बहुत करते हैं यहाँ पे, आप भी एक साइंटिस्ट हैं, आपने भी काफ़ी शोध किया है, तो इस शोध करने के बाद जो भी CPRI बनाएगा, जो भी नई वैरायटी आएगी, उसका नाम कुफरी से ही शुरू होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा, अगर बात करें हम उद्योग की, यदि उद्योग की हम खासकर चर्चा करें, क्योंकि जो भी किसान भाई बहन हमारे आलू उगाते हैं, तो किस प्रकार से भविष्य में आप देखते हैं इस उद्योग को बढ़ते हुए भारत में? देखिए, आलू में जैसे मैंने बताया कि प्रोसेसिंग सेक्टर जो है अभी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। खासकर हमारे पूरे भारतवर्ष में, हम हिमाचल की बात करें तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं अब वो आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद करते हैं। पहले तो बड़े लोग कम खाते थे, लेकिन अब आप देखेंगे तो घर में सभी लोग बैठ के आलू की फ्रेंच फ्राइज और चिप्स का लिफाफा अगर खुल जाए, पैकेट खुल जाए,
तो वो पूरा फटाफट उसको खा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ये लगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं आलू के, इनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। और हमारा भी शोध कार्य ये कहता है, जो हमने शोध किया है, कि आलू की जो विधायन की किस्में हैं, प्रोसेसिंग की किस्में हैं, उनकी डिमांड धीरे धीरे से बढ़ रही है। तो ये जो सेक्टर है ये ग्रो कर रहा है। और अभी तक अगर हम देखें तो हालांकि इसका डाटा बहुत अच्छे से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये लगभग पूरे आलू का जितना क्षेत्र है उसका 8 से 10% तक अभी तक पहुंच गया है, जितना पूरे आलू की अगर हम बात करें भारतवर्ष की। और ये सेक्टर जो है धीरे धीरे और ग्रो कर रहा है। तो प्रोसेसिंग सेक्टर में काफ़ी अपार संभावनाएं हमें दिखती हैं। मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत दिखती हैं कि ये सेक्टर धीरे धीरे ग्रो करेगा। चिप्स और फ्रेंच फ्राइज ही नहीं, बाकी अन्य उत्पाद भी आलू से जो बनते हैं उस पर भी काफ़ी शोध कार्य हो रहा है। और धीरे धीरे वो भी कहीं ना कहीं नए उद्योग को विकसित करेंगे। नए उद्योग को विकसित करेंगे। तो क्या ये जो मतलब ये उद्योग है, तो मतलब किस प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो किन फसलों का प्रयोग कर सकते हैं इस उद्योग में जाने के लिए, या एक छोटा सा एक भाग बनने के लिए? देखिए, आलू के कुछ एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स भी रहते हैं जी। और एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पे आपको एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके आलू का जो गुदा होता है उसके साथ आप अन्य फसलों को भी मिक्स करके और उसमें कुछ मसाले डाल के एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आप अन्य फसलों को भी आलू के साथ मिक्स करके एक्सट्रूजन प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से भी आलू का उपयोग अन्य फसलों के साथ, तो अन्य फसलें भी साथ में मिक्स हो जाएंगी और आलू का उपयोग भी साथ में होगा। आलू को आमतौर पे कहा जाता है सब्जियों का राजा। आलू की ऐसी मान्यता है कि आलू आप किसी भी सब्जी के साथ मिला के, आप आलू वैसे भी खा सकते हैं, आपका व्रत है आप वैसे भी खा सकते हैं, आप मान लीजिए मिक्स वेज बना रहे हैं तो कुछ भी आप आलू के साथ कर सकते हैं। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि आलू सब्जियों का राजा है, तो इस पे ज्यादा बोलना बनता नहीं है, क्योंकि आलू खुद में एक सब्जियों का राजा है। हालांकि हमारी फसल नहीं है। देखिए, आलू जो है बाहर से लाई गई फसल है पूरे भारत में, और हिमाचल में इसका जो इंट्रोडक्शन किया था वो भी किसी बाहर के वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने ही आलू को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, चाहे वो वैज्ञानिक थे या नहीं थे, लेकिन हम उनको वैज्ञानिक ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आलू को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था लाहौल वैली में। और अभी भी अगर हम देखें तो लाहौल वैली से काफी आलू जो है वो निकलता है और कई जगह पे जाता है। डॉक्टर सूद, तो थोड़ा सा मतलब काफी हमने आज डिस्कस किया, काफी हमारे किसान भाइयों बहनों को काफी चीजें पता चली होंगी। धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद दर्शकों, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और आपकी शाम शुभमय हो।